जो सबसे बड़ी बर्बादी हमारी धन की होती है उसे रोकना है। और वो धन की बर्बादी शादी में बड़े पैमाने पर होती है। जिसके घर में 50 से 100 आदमी आ जाए उसे कितना बड़ा प्रबंध करना पड़ता है, टेंट लगाना पड़ता है, हलवाई बुलाना पड़ता है, उनके साथ और 20 लोगों को बुलाना पड़ता। एक शादी क्या हो गई, जी का जंजाल पाल लिया। इस शैतानी दिमाग ने ये परंपरा बनाई ताकि आपका का पूरा धन बर्बाद कर सके। बौद्ध धर्म में आने के बाद हमारी परंपरा बदल जानी चाहिए। लड़का पक्ष घर में जाकर के चाहे ढोल बजाए, ढोल वाले ढोल बजाएं, नाचने वाले नाचने, महिलाएं गीत गा लें, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को खाना भी खिला दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। आप देखेंगे यदि इस प्रकार से हम शादी करने लगेंगे हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, फिजूल खर्ची रुकेगी और कर्जदार होने से बच जाएंगे। यह हमारी सामाजिक समस्या है। भले ही विवाह एक व्यक्ति का काम है, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना होता है, इसलिए सामाजिक समस्या हो गई और इसका समाधान भी सामाजिकता में है। इस प्रकार की जब बौद्ध कथा करते हो तो मेरा छोटा सा अनुरोध है, केवल गीत और संगीत के कार्यक्रम करना ही बौद्ध कथा नहीं है। आप सारा दिन गीत सुनते रहो, सारा दिन बौद्ध कथा सुनो, लेकिन सारे दिन में से कम 1 घंटे बैठ करके आप समाज की समस्याओं पर चर्चा करो और बैठ करके निर्णय करो कि इस बार बौद्ध कथा में बैठ करके हमने निर्णय लिया कि हम सारे बौद्ध इस प्रकार से शादियां किया करें। जब आपकी शादी के बारे में माता पिता बात करने लगे तो लड़की को भी बोलना चाहिए, शादी तो मैं करूंगी लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त तो ये कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। जब भी शादी के चर्चे शुरू हो लड़की को कहना चाहिए कि मेरी पहली शर्त है कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी, और मेरी दूसरी शर्त ये कि जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि लड़की का ये बोलना गुनाह है तो मैं कहूंगा इस गुनाह को जितना जल्दी हो सके करना शुरू करो। अब पहले बारात 3 दिन रुका करती थी जब शादी पक्की हो जाती थी, फिर बारात 2 दिन रुकने लगी, फिर बारात 1 दिन रुकने लगी, और आजकल बारात केवल 3 घंटे रुकती है। आती है, नाश्ता करती है, खाना खाती है और फिर बैठ के बस में चले जाते हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि बारात का शादी से कोई संबंध नहीं है। बारात का संबंध सिर्फ नाचने और खाना खाने तक ही सीमित है। जो सबसे बड़ी बर्बादी हमारी धन की होती है उसे रोकना है, और वो धन की बर्बादी शादी में बड़े पैमाने पर होती है। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं वहां तो एक ही बारात जाती है। जब शादी करने जाते हैं तब बारात जाती है। आपके आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र को मैंने देखा है, यहाँ तो 4-4 बारात जाती है। जब लड़की की गोद भरने जाएंगे तो बारात लेके जाएंगे, पूरी एक बस लेके जाते हैं। फिर लड़की वाले लगन सगाई लेके आएंगे तो वो बस लेकर के आएंगे। फिर लड़के वाले शादी करने जाएंगे तो बस लेकर के जाएंगे, और फिर लड़की वाले लड़की लेने आएंगे तो फिर बस लेके आएंगे। और 5वीं बारात भी जाती है दही बुरा खाने के लिए, तब भी बारात लेके जाते हैं। जिसके घर में 50 से 100 आदमी आ जाए उसे कितना बड़ा प्रबंध करना पड़ता है, टेंट लगाना पड़ता है, हलवाई बुलाना पड़ता है, उनके साथ और 20 लोगों को बुलाना पड़ता। एक शादी क्या हो गई, जी का जंजाल पाल लिया। क्या ये बौद्ध परंपरा है? इस शैतानी दिमाग ने ये परंपरा बनाई ताकि आपका का पूरा धन बर्बाद कर सके। बौद्ध धर्म में आने के बाद हमारी परंपरा बदल जानी चाहिए, और बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। लड़का और लड़की दोनों पक्ष जब सहमत हो जाएं
तो दोनों में से किसी के घर में बैठ करके आपने निश्चय पत्र भर लेना है। उस निश्चय पत्र में लड़की का नाम, उसकी मां का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता लिखें। अगली पंक्ति में लड़के का नाम, मां का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता लिखी। दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह संस्कार, तारीख डाल दी। दिन के प्रातः 11 बजे बुद्ध विहार का नाम लिख दिया और शहर का नाम लिख दिया, यहां होना निश्चित हुआ है। दोनों परिवारों के हस्ताक्षर हो गए और वहां बैठे हुए मोहल्ले बस्ती के जो जिम्मेदार लोग हैं, 3-4 लोग, वो भी दस्तखत कर दें। दोहरी प्रति में हम ये फॉर्म भरें, एक लड़की पक्ष को दे दे, एक लड़का पक्ष ले दे। जिस घर में बैठ करके हमने निश्चय पत्र भरा है वो चाय पानी पिला दे। अब शादी तय हो गई, शादी का समय तय हो गया, दिनांक तय हो गई। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, ना लड़की को रोकना है, ना लड़के को रोकना है, ना गोद भरनी है और कोई लगन सगाई नहीं। जो निश्चय पत्र में तारीख लिखी थी, मान लो कि वो आज ही की तारीख थी, आज 21 तारीख है, दिन के 11 बजे का समय रखा था, तो 11 बजे बुद्ध विहार में आए। बुद्ध विहार नहीं है तो बाबा साहब अंबेडकर भवन में आ जाएं, वहां नहीं है तो कोई सामुदायिक जगह हो वहां पे करें। सुंदर से गद्दे बिछा करके, सफेद चादर बिछा करके, बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके, बुद्ध की प्रतिमा लगा करके, जो संस्कार करना जानता है उसको बुला करके शादी के संस्कार करवा दो। और संस्कार की सामग्री क्या ये भी बता देता हूं। 2 तो मालाएं लेके आनी है, अगर माला नहीं लेके आओ तो 2 गुलदस्ते लेके आओ, 5 किलो फूल लेके आने हैं और 5 मोमबत्तियां। इससे ज्यादा कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। माचिस भी एक नई खरीद लो। 5 मोमबत्ती, 1 माचिस, 5 किलो फूल और 2 मालाएं। इसके अलावा किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों परिवार बैठे, संस्कार करता संस्कार करवा दे। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके आओ, वहीं बैठ के थोड़ा सा खा लो, खिला दो और उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ। लड़का पक्ष घर में जाकर के चाहे ढोल बजाए, ढोल वाले ढोल बजाएं, नाचने वाले नाचने, महिलाएं गीत गा लें, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को खाना भी खिला दो। कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। आप देखेंगे यदि इस प्रकार से हम शादी करने लगेंगे, हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, फिजूल खर्ची रुकेगी और कर्जदार होने से बच जाएंगे। एक परंपरा, शादी की परंपरा बदल दी जाए, सारे बौद्ध लोग शादी इसी ढंग से करने लग जाएं, तो मेरी बात ही आपको याद रहेगी। जिस दिन हम ऐसा काम करने लगेंगे, हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। और किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन जायदाद इसलिए नहीं बेचनी पड़ेगी, उसे बेटे की शादी करनी थी। आपके कारोबार इसलिए खराब नहीं हो जाएंगे कि आपने कर्ज लिया और शादी में खर्च कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध की शरण में आने के बाद हमारी शादी बौद्ध रीति से होनी चाहिए। लेकिन बौद्ध रीति की बात करता हूं तो बहुत बड़ा भ्रमित दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। आज से पहले जो लोग बौद्ध बने, उन्होंने गलत परंपराओं को जन्म दिया। वो शादी तो कहेंगे बौद्ध रीति की कर रहे हैं, शादी के कार्ड पर बाबा साहब और बुद्ध की तस्वीर बना देंगे, लेकिन गोद भी भरते हैं, लगन सगाई भी लेके जाते हैं, बारात भी लेके जाएंगे, बैंड भी बजाएंगे, घोड़ी भी होगी, शराब भी पिएंगे, नाचेंगे, टेंट लगाएंगे, दावत करेंगे। कौन सी बौद्ध रीति हो गई?
हर बाराती को मान सम्मान भी दिलवाएंगे। क्या ये बौद्ध रीति है? जिस ढंग से आप बौद्ध रीति कह करके शादी कर रहे हो वो बौद्ध रीति नहीं है। बौद्धों में कोई बारात नहीं जाती है। जो बाराती है वो उत्पाती है, क्योंकि बाराती उत्पात करती है। और जो रात को शादी करता वो कभी बौद्ध नहीं हो सकता। रात को निशाचर लोग शादियां करते हैं। रात की शादियां नहीं होती। रात को शादी करोगे तो सारे बाराती पी करके उत्पात मचाएंगे। इसलिए इन सारी बातों से बचने के लिए दिन में शादी करनी चाहिए। अगर हम बाबा साहब की बात को मानने वाले हैं तो मैं बाबा साहब की बात बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा है कि विवाह क्या है? एक लड़का पक्ष और एक लड़की पक्ष दोनों के आपसी समझौते का नाम विवाह है। लड़का और लड़की पक्ष ने मिलकर के तय कर लिया कि आज के बाद ये दोनों जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इस मान्यता का नाम विवाह है। इसमें बैंड की, बारात की, टेंट की, दावत की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जब से हमने इस परंपरा पर काम करना शुरू किया, आगरा में बड़े पैमाने पर शादियां हुई। अलीगढ़ के बुद्ध विहार में, धम्म भूमि के बुद्ध विहार में हर सप्ताह ऐसी शादियां होती हैं। हरियाणा में भी ऐसी शादियां हो रही हैं। आपको भी ये बात समझ में आ जाए, आप भी ऐसा करने लगे तो किसी भी माता पिता को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि संतान जवान हो गई। शादी के लिए पैसा कहां से आएगा? ये हमारी सामाजिक समस्या है। भले ही विवाह एक व्यक्ति का काम है, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना होता है, इसलिए सामाजिक समस्या हो गई और इसका समाधान भी सामाजिकता में है। इस प्रकार की जब बौद्ध कथा करते हो तो मेरा छोटा सा अनुरोध है, केवल गीत और संगीत के कार्यक्रम करना ही बौद्ध कथा नहीं है। आप सारा दिन गीत सुनते रहो, सारा दिन बौद्ध कथा सुनो, लेकिन उस सारे दिन में से कम 1 घंटे बैठ करके आप समाज की समस्याओं पर चर्चा करो और बैठ करके निर्णय करो कि इस बार बौद्ध कथा में बैठ करके हमने निर्णय लिया कि हम सारे बौद्ध इस प्रकार से शादियां किया करेंगे। ये परंपरा हमें स्थापित करनी चाहिए और इसके लिए छोटा सा काम और करना है। जो भी नौजवान यहाँ बैठे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं जिनकी शादियां होनी है, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दोनों को 2-2 बातें सीखनी है। जब आपकी शादी के चर्चे घर में शुरू होने लगे, जब आपकी शादी के बारे में माता पिता बात करने लगे, तो लड़की को भी बोलना चाहिए, अपने माता पिता से कहना चाहिए कि शादी तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त तो ये कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। जब भी शादी के चर्चे शुरू हो, लड़की को कहना चाहिए कि मेरी पहली शर्त है कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी, और मेरी दूसरी शर्त ये कि जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें बोलना सीख लो। जब शादी होने के बाद ससुराल जाओगे कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपका जीवन साथी जो कमा करके लाएगा शाम को आपके हाथ में देगा, घर में खुशहाली आ जाएगी। अगर कर्जदार से शादी कर ली, जो कमाएगा सारा कर्ज में चला जाएगा, घर में भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। इसलिए लड़कियों को बोलना सिखाओ। मेरी बात को ध्यान से सुन करके इस पर अमल करना शुरू करो। और लड़कों को भी चाहिए जब घर में शादी की चर्चा शुरू होने लगे तो 2 बातें लड़के भी बोले। पहली बात तो ये बोले कि मैं कर्जदार नहीं होऊंगा। शादी मेरी होगी तो मैं कर्जदार नहीं होऊंगा। दूसरी मेरी शर्त है कि जिसके साथ मेरी शादी होनी है उसके माँ बाप को कर्जदार नहीं करूंगा। ये दोनों जिम्मेदारी की बातें हैं। ये दोनों जीवन को सुखी बनाने की बातें हैं। और ये बोलना कोई गुनाह नहीं है।
अगर किसी को लगता है कि लड़की का ये बोलना गुनाह है, तो मैं कहूंगा इस गुनाह को जितना जल्दी हो सके करना शुरू करो। जब शादी की बात आती तो अड़ोसी पड़ोसी बहुत दबाव देते हैं, बारात जाने की जिद करेंगे, दावत की बात करेंगे, टेंट की बात करेंगे, बैंड की बात करेंगे। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। एक छोटी सी बात मैं समझा देता हूं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई, और नहीं आएगी तो वो बाधा बनेंगे। आप पूछेंगे कि बारात क्यों नहीं जानी चाहिए, तो मेरा भी एक प्रश्न है कि बारात जाए क्यों। आप लोगों को याद होगा, जो बुजुर्ग है उनको तो पूरा मालूम है, आज से 50-60 साल पहले बारात 3 दिन रुका करती थी, और उस बारात में मैं भी गया था। एक ही बारात में गया हूं, 3 दिन रुका, उसके बाद कभी दोबारा मौका नहीं मिला। अब पहले बारात 3 दिन रुका करती थी जब शादी पक्की हो जाती थी, फिर बारात 2 दिन रुकने लगी, फिर बारात 1 दिन रुकने लगी, और आजकल बारात केवल 3 घंटे रुकती है। आती है, नाश्ता करती है, खाना खाती है, और फिर बैठ के बस में चले जाते हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि बारात का शादी से कोई संबंध नहीं है। बारात का संबंध सिर्फ नाचने और खाना खाने तक ही सीमित है। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि बारात कहां से शुरू हुई और अब खत्म क्यों होना चाहिए। पहले पक्की सड़कें नहीं थी। राजाओं के राज में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। कच्चे रास्ते होते थे, घने पेड़ होते थे, जंगल भी होते थे। जब शादी करने जाते थे तो ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी या पैदल के रास्ते होते थे। और उस समय एक परंपरा थी, शादी के समय लड़की पक्ष लड़का पक्ष से पैसे मांगता था कि मुझे इतने रुपए दोगे तो मैं शादी करूंगा। इसलिए शादी करने के लिए लड़का पक्ष पैसे लेकर के जाता था, या गांव का कोई जमींदार पैसे वाला व्यक्ति साथ जाता था, उसके पास पैसे होते थे। और ये बात सभी को पता लग जाती थी, ये जो झुंड जा रहा है ये शादी करने वालों का है, और लुटेरे लूट लिया करते थे। उस समय पुलिस भी नहीं थी, थाने भी नहीं थे, रिपोर्ट को लिखता नहीं था, चोर पकड़े नहीं जाते थे। और जब शादी करने के बाद लौटते थे तो लड़की सोने के आभूषण पहने होती थी, लुटेरे लूट लिया करते थे। इस लूट से बचने के लिए जब शादी करने जाते थे तो गांव के लंबे तगड़े नौजवान इकट्ठे करके साथ ले जाते थे। कुछ सगे संबंधी होते थे, तो कुछ मित्र होते थे, कुछ पड़ोसी होते थे, और कहते थे कि तुम्हें बाराती बन के चलना है। और बाराती जब जाते थे तो हाथ में लाठी लेके जाते थे। और आप भी ये करके देखो, लाठी लेकर के खेत में जाओ, कभी सरकंडे में मारेंगे, कभी झुंड में मारेंगे, कभी पेड़ में लाठी मारेंगे। जब लाठी हाथ में होती तो स्वभाव उत्पाती हो जाता है। तो बारातियों का स्वभाव उत्पाती हो जाता था। पैदल पैदल जाते थे तो बारात जाती थी, उनका स्वागत किया जाता था, उनका खान पान बढ़िया किया जाता था, क्योंकि वो सुरक्षा में आए थे। 3 दिन तक बारातियों की बड़ी आवभगत होती थी। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं, देश में एक शासन व्यवस्था है, बाबा साहब का लिखा संविधान है, सड़कें अच्छी बनी हैं, मोटर गाड़ियां आपके पास बैठने के लिए हैं, थाने तहसील भी खुले हैं, और सड़क पर चलते हुए कोई किसी को लूटता भी नहीं है। जब कोई लूटने वाला नहीं है, लूट जाने का कोई डर नहीं है, तो बारात की कोई उपयोगिता नहीं है। ये बात समझ में आ जाए इसलिए बताई है। इसलिए बौद्ध रीति की शादियों में बारात ना तो जानी चाहिए और ना बारात आनी चाहिए। जब बारात नहीं आएगी तो टेंट क्यों लगाएंगे, और टेंट नहीं लगाएंगे तो दावत क्यों देंगे, और दावत भी नहीं है, टेंट भी नहीं है, बारात भी नहीं है, तो बैंड भी क्यों बजेगा। जब कोई नाचने वाला नहीं है तो फिर पिएगा भी कौन। ये पीना, नाचना, बैंड, टेंट, दावत सारी बारात से जुड़ी चीजें हैं। बारात के खत्म होते ही
बैंड खत्म, बैंड के खत्म होते ही नाचना खत्म, नाचने के खत्म होते ही पीना खत्म, और बैंड नहीं, टेंट नहीं, दावत नहीं, तो शोर शराबा नहीं, तो सारी शादियां बौद्ध रीति से बुद्ध विहार में करना शुरू करो। मैं समझता हूं कि हमारी तरक्की में एक मील का पत्थर बनेगा। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो करना चाहिए।